हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेश चौधरी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं वर्ग के लिए एमसीक्यू सीरीज। और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोमोलिक्यूल। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई होते हैं? मतलब एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एमिनो एसिड होते हैं, जो एमिनो अम्ल होते हैं, उनका जो बहुलक है, या मतलब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर, मतलब बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक बहुलक का निर्माण करते हैं। और उस बहुलक को अपन क्या कहते हैं? उस बहुलक को अपन कहते हैं प्रोटीन। तो सिंपल सा सवाल है कि एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई है? तो एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई है? प्रोटीन के निर्माण की इकाई है। आपका आंसर रहेगा इसका बी। और यह ध्यान रखना कि एमिनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो वो आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सवाल नंबर 1 आई होप आपके समझ में आया हो। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जो 2 है अपना, वो ये है कि आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। अब हमारे शरीर में जो एमिनो अम्ल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, और हमारे जो दूसरे होते हैं वो होते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल। यहां आवश्यक का मतलब यह है कि ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता है, अर्थात उनको बाहर से लेना पड़ता है। शरीर से बाहर से शरीर में निर्माण नहीं होता है। शरीर में निर्माण इनका नहीं होता है। इनको कहां से लेने की आवश्यकता होती है? इनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कैसे हैं? आवश्यक। और जो अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं उनका निर्माण शरीर में हो जाता है और उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो अनावश्यक है। तो इनमें ये जो ग्लाइसिन है ये अनावश्यक एमिनो अम्ल है, एलानिन अनावश्यक एमिनो अम्ल है, और प्रोलिन भी कैसा है? अनावश्यक एमिनो अम्ल है। तो इनमें जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ल्यूसिन रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ल्यूसिन कैसा है? आवश्यक है। कैसा है? ल्यूसिन जो है वो आपका कैसा एमिनो अम्ल है? आवश्यक एमिनो अम्ल है। और ये जो तीनों है, ये तीनों ये कैसे एमिनो अम्ल हैं? ये आपके रहेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक। तो सवाल उल्टा भी आ सकता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल मतलब इनका निर्माण शरीर में होता है, बाहर से लेने की एमिनो अम्ल बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अपना 3 ये रहा कि एमिनो अम्ल विलय होते हैं, क्या जल में विलय होते हैं या कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, या जल व कार्बनिक विलायक दोनों में विलय होते हैं, या इनमें से किस में विलय होते हैं? तो हम देखते हैं।
पहले तो अपन ये देखते हैं कि एमिनोमल है क्या। पहले क्या देखते हैं कि एमिनोमल है क्या, स्ट्रक्चर के अनुसार एमिनोमल कैसे होते हैं। एमिनोमल सिंपल सा मीनिंग है कि एक तो इसमें NH2 ग्रुप मिलेगा, ये रहा आप NH2 ग्रुप। दूसरा कौन सा रहेगा, एक इसमें CH2 ग्रुप रहेगा और एक इसमें COH ग्रुप। मतलब ये तो एमिनो हो गया, ये अम्ल हो गया। चूंकि ये अम्ल है, ये COH अम्ल है, तो इसका मतलब पक्का ये क्या से रिलीज, क्या रिलीज करेगा, यहां से निकालेगा ये H+ निकालेगा। तो भैया इस पे चार्ज कैसे आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। और यहां से जो H+ निकला है, इस पे होते हैं लोन पेयर। ये इस H+ को अपने पास बुला लेते हैं, तो बन क्या जाता है फिर, तो निर्माण हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और यहां एक H ज्यादा आ गया, तो यहां तो आ जाएगा प्लस चार्ज और यहां आ जाएगा माइनस चार्ज। प्लस व माइनस आ गया, इसका मतलब ये किस में विलेयशील हो जाएगा, प्लस व माइनस आने का मतलब ये ध्रुवीय हो गया, पोलर हो गया। तो जल कैसा है आपका, जल भी ध्रुवीय है। इसका मतलब ये एमिनोमल किस में घुलनशील है, किस में विलय है, ये विलय है भाई साहब जल में। तो मतलब आपके समझ में आ गया ये जल में विलेयशील क्यों है, क्योंकि एमिनो अम्ल के अंदर एक अम्ल है, ये जो अम्ल है वो H+ रिलीज करता है और इस रिलीज हुए H+ को वो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित क्षार ग्रहण कर लेता है, तब इस प्रकार से कुछ बन जाता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ये ध्रुवीय हो जाता है और जल भी ध्रुवीय है और समान समान में घुलनशील है। इसका मतलब ये किस में घुलनशील है, इसका मतलब साफ है ये किस में घुलनशील है भाई, ये जल में घुलनशील है। अगला सवाल देखते हैं। देखो एक बार अब सवाल सवाल है कि कौन सा एमिनो अम्ल प्रकाश सक्रिय नहीं है। पहले तो हम ये देख ले कि प्रकाश सक्रिय होता कौन सा है। प्रकाश सक्रिय का क्या मतलब है, प्रकाश सक्रिय का मतलब होता है कि जिन वो सारे एमिनो अम्ल जिनमें कैसा कार्बन हो, किरेल कार्बन हो। किरेल कार्बन का मतलब कार्बन कैसा हो, असममित हो, असममित कार्बन हो। असममित कार्बन का मतलब है कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो अलग अलग समूह पूर्ण करता हो। ठीक बात है। इसका मतलब प्रकाश सक्रिय नहीं है, इसका मतलब वो पक्का ही कैसा है, सममित कार्बन है। कैसा कार्बन है वो, अगर प्रकाश सक्रिय नहीं होगा, प्रकाश सक्रिय नहीं है, प्रकाश सक्रिय नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा कार्बन नहीं है, किरेल कार्बन नहीं है। किरेल कार्बन नहीं है, इसका मतलब कैसा कार्बन है वो, सममित कार्बन है, सममित कार्बन है, सममित कार्बन है। प्रकाश सक्रिय कौन से होंगे, जिनमें कार्बन तो वो कार्बन हो कैसा, असममित हो या किरेल कार्बन हो। और प्रकाश सक्रिय नहीं होंगे, इसका मतलब कार्बन कैसा होना चाहिए, सममित होना चाहिए। इन तीनों ऑप्शनों में आपका जो ये ऑप्शन नंबर जो ये आपका ग्लाइसिन है, ये कैसा है, प्रकाश सक्रिय नहीं है। ध्यान रखना, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि ज्विटर आयन कैसा होता है, कि ज्विटर आयन है, क्या ज्विटर आयन अम्ल है या ज्विटर आयन क्षार है या आंतरिक लवण है या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखते हैं पहले ज्विटर आयन होता कौन सा, होता क्या है। अब ज्विटर आयन का मतलब देख लो आप एक बार। ज्विटर आयन है क्या, ज्विटर आयन का मतलब यहां है कि एक N है और एक NH2 ग्रुप है,
एक सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, ये हमने लिख दिया। ये हमने लिख दिया तो इसकी खास बात है ये अम्ल है, और अम्ल है तो क्या रिलीज करेगा, H+ को बाहर निकालेगा। और ये क्या है, ये बेस है। बेस का मतलब ये कैसा है, क्षार है। एक अम्ल निकाल रहा है और दूसरा उस अम्ल को क्या कर, उस H+ को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अगर ये इस H+ को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा फिर आगे, आगे ये वाला यौगिक कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा NH3 पे प्लस CH2 CO पे नेगेटिव। एक पे प्लस अगर एक पे माइनस अगर, इसका मतलब ये कैसा है, लवण है। और लवण भी कैसा है, ये आंतरिक लवण है। कैसा लवण है ये, आंतरिक लवण है। कैसा लवण है ये, आंतरिक लवण है। ध्यान से सुन लो, स्विट्राइन का मतलब कोई एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में C डबल बॉन्ड OH अम्ल है। अगर ये अम्ल है तो इसकी खास बात ये है कि अपना प्रोटॉन निकालेगा। दूसरा क्षार है, उस निकले हुए प्रोटॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। और जब ये पूरी प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। मतलब इस C डबल बॉन्ड O पे माइनस आ जाएगा। तो एक पे प्लस एक पे माइनस, इसका मतलब कैसा लवण बन गया, ये आंतरिक लवण गया। इसका मतलब ये न तो अम्ल है न क्षार है। इसका मतलब ये क्या है, इसका राइट आंसर है ये आंतरिक लवण है। छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन, देखते हैं छठा सवाल। देखिए सवाल अपना ये है कि कम पीएच पर एमिनो अम्ल गति करते हैं, कैथोड की ओर, एनोड की ओर, पहले कैथोड की ओर फिर एनोड की ओर। ऑप्शन नंबर डी है, पहले एनोड की ओर फिर कैथोड की ओर। देखते हैं एक बार, पहले लिखते हैं अपना एमिनो अम्ल। ये लिखा हमने एमिनो अम्ल, ये हमने लिखा एमिनो अम्ल, लिख दिया एमिनो अम्ल। ये इस प्रकार से होता है, ठीक आ गया समझ में। अब ये कह रहा कि भाई इसकी पीएच कितनी है, इसकी पीएच है कम। सवाल है कि भी एमिनो अम्ल हमने एमिनो अम्ल बना दिया, अब क्या कह रहा है कम पीएच पर। तो पीएच यदि कम है, इसका मतलब ये कैसा है, अम्लीय है। कैसा है ये है अम्लीय। मतलब माध्यम कैसा हो गया, इसका माध्यम हो गया अम्लीय, एसिडिक मीडिया हो गया, माध्यम हो गया अम्लीय। कैसा माध्यम हो गया, माध्यम हो गया अम्लीय। देख लो आप भाई, यही लिखा है, ये एमिनो अम्ल है। क्या है ये एमिनो अम्ल पड़ा तुम्हारा, कम पीएच मतलब अम्लीय है। मध्यम कैसा हुआ, अम्लीय। अगर मध्यम अम्लीय है, इसका मतलब यहां से ये H+ रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले ही अम्लीय माध्यम है तो इसको H+ रिलीज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये H+ रिलीज नहीं करेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि जितने H+ हो उन H+ को ग्रहण कौन कर लेगा, ग्रहण कर लेगा ये। अब ये ग्रहण कर लेगा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर बहुत सारे H+ इसके साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे अपने ये बन जाएगा NH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि यहां से तो यहां पे तो चार्ज आने से रहा, तो चार्ज किस पे आ जाएगा, प्लस इस पे आ जाएगा। अगर ये प्लस चार्ज आ गया तो पक्का ये किसकी तरफ गति करेगा, ये गति करेगा कैथोड की तरफ। किसकी तरफ गति करेगा, ये कैथोड की ओर क्या करेगा, ये गति करेगा। एमिनो अम्ल है, पीएच कम है मतलब अम्लीय है। अगर अम्लीय है इसका मतलब साफ है यहां से H+ रिलीज नहीं होंगे और यहां से H+ रिलीज नहीं होंगे, लेकिन ये NH2 ग्रुप तो क्षारीय है ना, ये तो क्षारीय प्रकृति का है। यहां इस नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इस पीएच कम होने के कारण जितने भी एसिड हैं, और एसिड है तो वो H+ रिलीज करेंगे। अगर H+ रिलीज करेंगे तो सारे H+ ये ग्रहण कर लेगा,
ग्रहण कर लेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो किसकी तरफ गति करेगा, ये कैथोड की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल, आप आराम से देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते क्या हैं? प्रोटीन में मुख्य रूप से कौन सा, क्या नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है, क्या ऑक्सीजन युक्त जटिल अणु है, क्या फास्फोरस युक्त जटिल अणु है, या बोरोन युक्त जटिल अणु है? जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन, उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका मतलब ये कैसे अणु है? नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। इसका आंसर होगा अपना ये। सवाल देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके समझ में आ जाएगा, याद ही रखना है इसको तो, कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ये कह रहा है कि मायोसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? क्या अस्थियों में पाई जाती है, या दांतों में पाई जाती है, या मसल्स में पाई जाती है, या फिर रेशम में पाई जाती है? तो सुनो, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। मायोसिन जो प्रोटीन है वो मैं से मायोसिन और मैं से मसल्स मतलब मांसपेशी, तो किस में पाई जाती है? ये मांसपेशियों में पाई जाती है। तो इसका मतलब इसका तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? इसका तो राइट आंसर हो गया हमारा मांसपेशियों में। बट सवाल ये भी तो आ सकता है ना, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थियों के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है भैया ओसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप याद रख लेना, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक बात तो ये याद रख लेना कि अस्थियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक बात दिमाग में तुम ये बैठा लेना कि अस्थियां जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। दो गया, तीसरा है, तीसरा अपन देख लेते हैं एक बार कि दांत किसके बने होते हैं। तो ये और देख लो, दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, इन ये दो केमिकल पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रोटीन की तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो उस प्रोटीन की जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है, डाइसल्फाइड भी बंध पाया जाता है, विद्युत आकर्षण भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या आंसर होगा? ये सभी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, याद भी रह जाएगा आपके। सवाल ये कि एंजाइम होते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। वैसे तो जो एंजाइम होते हैं उसका मतलब होता है जैव रासायनिक उत्प्रेरक, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इसको अपन बोलते हैं बायो केमिकल उत्प्रेरक, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। और बने किसके होते हैं ये एंजाइम? तो ध्यान रख लेना, एंजाइम जो है वो पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से किसके बने होते हैं? ध्यान रखना, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम होते क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। और एंजाइम बने किसके होते हैं? पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? राइट, प्रोटीन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपने पास ये है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले तो तुम ये एक चीज देखो, विटामिन ए जो है ना उसका आप केमिकल नाम देखो,
विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनोल। रेटिनोल क्या नाम है? रेटिनोल। और रेटिनो से आप याद रखना रेटिना। क्या याद रखोगे? रेटिना। रेटिना किसमें होता है? तो रेटिना होता है भैया मानव की आंख में। किसमें होता है? मानव की आंख में। वैसे रेटिना को आप क्या बोलते हो सामान्य भाषा में? पर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहां पे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक में उल्टा बनता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कम प्रकाश में आंखों को दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर रेटिनोल की कमी हो जाएगी या विटामिन ए के आप सोर्स नहीं खाओगे तो सीधी सी बात है रेटिनो मतलब आंखों का क्या होगा? कम प्रकाश में दिखाई नहीं देगा। और कम प्रकाश में दिखाई नहीं देने को अपन क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कम प्रकाश में दिखाई नहीं देना। तो इसका आंसर अपना क्या हो गया? इसका आंसर हो गया अपना रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी। चलो ये तो हो गया। अब दे रखा है अरक्तता। अरक्तता का मतलब है रक्त की कमी। और रक्त की कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। अरक्तता मतलब एनीमिया। एनीमिया 3 कारण से होता है। या तो एफ की कमी से, एफ का मतलब होता है आयरन की कमी से, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा 3 विटामिन है। एक है विटामिन B6, दूसरा विटामिन है विटामिन B9 और तीसरा विटामिन है विटामिन B12। या तो इन तीनों विटामिनों में से किसी एक विटामिन की कमी हो जाए या शरीर में किसकी कमी हो जाए? आयरन की कमी हो जाए, तब क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा या रक्ताल्पता या अरक्तता हो जाएगी। एक है बेरी बेरी, ये होता है विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमिन। और थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग। इस बेरी बेरी रोग में क्या होता है? भूख नहीं लगती, भूख लगना कम बंद हो जाएगी, मतलब शारीरिक रूप से आप कमजोर हो जाओगे। एक तो ये हो गया। एक बच गया सक्रिवी। सक्रिवी होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन जो सी है ना, उसका बायोकेमिकल नेम है एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपको? स्कर्वी रोग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है? जूम करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। अगला सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं है? एस्कोर्बिक अम्ल तो है, अभी लिखा है, विटामिन सी को बोलते हैं। थायमिन भी विटामिन है, विटामिन B1 को बोलते हैं। राइबोफ्लेविन भी विटामिन है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अब एक बच गया इसमें, तो कौन सा बच गया? टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है। ये क्या है? कि हार्मोन है और अंडाशय में से निकलता है ये। सॉरी, अंडाशय में से नहीं निकलता भाई। ये जो हार्मोन है ये निकलता है टेस्टिस में से। किस में से निकलता है? टेस्टिस में से। टेस्टिस में से निकलता है। ये मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। मेल का मुख्य रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ध्यान रखना, प्रोडक्टिव हार्मोन है। मतलब मानव के अंदर जो पुरुष होते हैं उनका ये प्रजनन हार्मोन है। आप ऐसा समझ सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? कि B1 को भाई केमिकल नेम क्या है?
तो जो B1 जो है ना, उसका जो रासायनिक नाम है भैया वो है थायमिन। क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन, ध्यान से सुन लेना, थायमिन है। कौन सा ऑप्शन है अपना? थायमिन। थायमिन, सी ऑप्शन इसका सही है। तो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है कौन सा है? थायमिन। अगला है कि एस्कोर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है विटामिन सी का। क्या नाम है विटामिन सी का? एस्कोर्बिक अम्ल। स्रोत क्या है इसके? जितने भी खट्टे फल है ना, खट्टे फल जो आप लोग खाते हो, और मुख्य रूप से इसका जो खट्टा फल है जो जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है आंवला में। किसमें पाया जाता है? आंवला, नींबू, और बहुत सारे खट्टे फल हैं, किन्नू भी है इसमें। तो इसका मतलब एस्कोर्बिक अम्ल क्या है यहाँ पे? इसका राइट आंसर है विटामिन। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा विटामिन सक्रिय रोग के लिए उत्तरदायी है? पहले तो ये देखते हैं सक्रिय रोग होता क्या है, मतलब रोग कौन सा लिखा? सक्रिय। सक्रिय रोग का मतलब है दांतों में से खून आना, ब्लड होना। ब्लड आता है दांतों में से, दांतों में से ब्लड। अब देखते हैं विटामिन कौन सा जिम्मेदार है। विटामिन सी जिम्मेदार है। विटामिन सी का मतलब कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, या मतलब तो इस विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक अम्ल जिम्मेदार है। मतलब आप खट्टे फल नहीं खाओगे तो आपके कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी? आपके विटामिन सी की कमी हो जाएगी, और सी की कमी हो जाएगी तो आपके दांतों में से क्या आने लग जाएगा? खून। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। थोड़ा और देख लो तुम। ये जो विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी। दिखाई नहीं देगा कम प्रकाश में आपको। सी की कमी से हमने बता ही दिया, सक्रिय रोग। के की कमी से क्या हो जाएगा? ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, रक्त का स्कंदन नहीं होगा, लग जाएगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। और डी की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स रोग हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। डी का मतलब ही क्या है? हड्डियों से संबंधित है। इस एक और रोग होता है सूखा रोग। कौन सा रोग है? सूखा रोग हो जाएगा आपके। तो चारों विटामिनों के बारे में मैंने अलग अलग से आपको बता दिया। फिर से वही सवाल आ गया कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। स्कर्वी रोग अभी हमने डिस्कस की थी। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, और बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। B1 का रासायनिक नाम आपको बता चुका हूं, फिर सुन लो भाई। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो सवाल है कैल्सीफेरोल क्या होता है? देखो क्या लिख रखा है इसने? कैल्सी केल्स इसने लिख रखा है कैल्सीफेरोल। सुनो, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल का मतलब है, कैल्सी से आपको क्या नजर आ रहा है? कैल्सी से आपको भैया नजर आ रहा है, कैल्सी से आपको क्या नजर आ रहा है? कैल्सी से आपको नजर आ रहा है कैल्शियम। क्या नजर आ रहा है?
कैल्शियम Ca। और कैल्शियम का संबंध कौन से विटामिन से है, ध्यान रखना, कैल्शियम का संबंध है विटामिन, कैल्शियम का संबंध है विटामिन डी से। किससे संबंध है, विटामिन डी से। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो रोग हो जाएगा आपके रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स के रोग का मतलब है हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। दूसरा कौन सा रोग हो जाएगा, दूसरा रोग है सूखा रोग हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल अपन। अगला सवाल है अपना, बंध्यारोधी, बंध्यता रोधी विटामिन है। एक विटामिन है विटामिन ई, और इसका जो केमिकल नाम है ना वो है टोकोफेरोल। क्या नाम है, टोकोफेरोल। तुम एक चीज और सुन लेना, इस विटामिन ई को बोलते ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन मतलब सुंदरता का विटामिन है। विटामिन ई ज्यादा खाओगे तो तुम सुंदर रहोगे, मतलब चेहरे पे झुर्रियां कम रहेंगी। अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगी ना किसी भी इंसान में तो ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन क्षमता खत्म होने का मतलब है कि या उसके बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे ही नहीं। रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बनेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, बंध्यता रोधी। इसका मतलब इस विटामिन का संबंध किससे है, विटामिन ई से। तो विटामिन ई को कहते हैं बंध्यता रोधी, फर्टिलाइजेशन विटामिन, ब्यूटी विटामिन, और इसका केमिकल जो नाम है वो है टोकोफेरोल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, मतलब राइबोफ्लेविन उस विटामिन का केमिकल नेम है। तो राइबोफ्लेविन जिस विटामिन का नाम है ना उसको हम कहते हैं विटामिन बी2। क्या कहते हैं, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी2। ये देखो बढ़िया सवाल है भाई। हीमोग्लोबिन तथा विटामिन बी12 में उपस्थित धातु का नाम लिखिए। एक बात तो तुम सुन लो, एकमात्र ऐसा विटामिन है विटामिन बी12 जिसमें कि धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम है कोबाल्ट। और विटामिन बी12 जो है ना इसका रासायनिक नाम सुनो तुम, पहले आराम से समझ जाओगे। फिर इसका जो रासायनिक नाम है ना वो है भैया साइनोकोबालमिन। क्या नाम है, साइनोकोबालमिन। दिखाई दे रहा होगा आपको, साइनोकोबालमिन। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, इसमें धातु पाई जाती है कोबाल्ट। और इसकी कमी से एक रोग हो जाता है और उस रोग को हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, सीएस एनीमिया, मतलब रक्त की कमी हो जाएगी इस विटामिन, इस वाले विटामिन बी। इसका मतलब विटामिन बी12 में जो धातु पाई जाती है वो तो हो गई कोबाल्ट। और हीमोग्लोबिन का हमें पता ही है, क्या पता है आपको, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, Fe पाई जाती है, और जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा रहता है, रेड रहता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन तथा विटामिन बी12 में उपस्थित धातु का, धातु परमाणु का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो गया फेरस और कोबाल्ट। अगला सवाल देखो आप। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी तरफ से आपकी परीक्षा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में आएगा। मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों कहा अभी समझ में आ जाएगा आपके। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है,
आरएनए का मतलब क्या होता है, पहले तो वो सुन लो तुम। आरएनए का मतलब होता है राइबोज या राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और इसके अंदर, अच्छा इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम है इसका, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक। अब सवाल है कि आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है, तो पाए कौन कौन से जाते हैं इसमें। एक तो एडेनिन पाया जाता है, एक ग्वानिन पाया जाता है, और इसमें एक पाया जाता है आपका कौन सा, यूरेसिल। और एक इसमें बच गया साइटोसिन सी। तो इसमें कौन सा है जो नहीं पाया जाता है, इसका मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में जो ये क्षारक ना, ये नहीं पाया जाता है। आरएनए में ये वाला क्षारक नहीं पाया जाता है, बाकी पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, न्यूक्लियोटाइड त्रिक तथा एमिनो अम्ल के मध्य संबंध कहलाता है। तो न्यूक्लियोटाइड त्रिक व एमिनो अम्ल के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक कोड। ध्यान रखना सीधा ही। और हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिक कोड। क्या बोलते हैं इसको, आनुवंशिक कोड बोलते हैं। ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल यह है, आरएनए में उपस्थित क्षारक है। अभी आपने पीछे देखा कि आरएनए में कौन सा नहीं है, तो हमने कहा कि थाइमिन नहीं है, यूरेसिल होता है। तो टी देख लो, इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी। तो इसका मतलब ये तीनों ही नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। अगला देखिए, सवाल ये है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक हैं, 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, वो एक दूसरे से कौन से आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखना, वो कौन से आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन आबंध द्वारा। कौन से आबंध द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कौन से आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ये बड़ा। अगला सवाल देखो, पौधों में मतलब प्लांट में लगभग कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट होता है। पौधों में ज्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। या तो स्टार्च होगा या सेलुलोज होगा। उसका तना वगैरह जो वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। और उसके जो भोजन के रूप में उसके जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, या उसका जो बीज होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। इसमें लगभग कितना प्रतिशत स्टार्च होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, डाटा वाला सवाल है। तो इसका आंसर होगा 70%। अगला सवाल देखिए, सवाल अपना अगला ये है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा है। देख लेना भाई, पॉलीसेकेराइड है ना, वो सारे के सारे स्वाद में फीके होते हैं। पॉलीसेकेराइड, जितने पॉलीसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड आप देख लो कौन कौन से होते हैं। एक तो स्टार्च होता है, एक सेलुलोज होता है, एक ग्लाइकोजन होता है। कौन सा होता है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये भैया स्वाद में होते हैं फीके, होते हैं फीके। इनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये 3 तो स्वाद में हो गए, कैसे फीके, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है। तो बच गया कौन स्वाद में मीठा। इसका मतलब आपका जो ग्लूकोज है वो कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है, स्वाद में मीठा। कैसा होता है ये, स्वाद में मीठा। अगला सवाल देख, अगला जो अपना सवाल है
वो ध्यान से सुनो। रक्त शर्करा किसे कहते हैं? ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, ब्लड के अंदर जो शुगर होती है हम उसको ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्लूकोज जो होता है ना, हम उसे किस नाम से जानते हैं? ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। तो रक्त शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है? रक्त शर्करा। किस कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा कहा जाता है? किस कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? रक्त शर्करा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है, ग्लूकोज। और जिसका रासायनिक फॉर्मूला है C6H12O6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर 1। अगला सवाल देखिए। ये बढ़िया सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट है ये मेरी तरफ से आपके लिए, कि ग्लूकोज का सांद्र HNO3 के साथ ओक्स होकर ग्लूकोज सांद्र HNO3 के से ऑक्सीकृत होकर क्या देता है? तो देखते हैं क्या देता है, देखते हैं कैसे क्या बनता है इसका। ग्लूकोज का मतलब होता है CHO, CHOH4 और नीचे है CH2OH। अब सवाल यह है कि जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ करवाओगे, और ये इसका क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये वाला जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ध्यान रखना ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में ये जो नीचे वाला ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये नीचे वाला CHOH, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और नीचे अपना जो ये CH2OH आपको जो दिखाई दे रहा है ना भाई, ये पहले तो बदलेगा ऑक्सीडाइज होके CHO में। किस में बदलेगा? पहले तो ये ऑक्सीडाइज होके CHO में बदलेगा, और जब CHO की रिएक्शन पुनः इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये किस में बदला जाएगा? C डबल बॉन्ड OH में बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा? ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में बदला जाएगा। और इसका मतलब यहां भी क्या आ जाएगा? COOH ग्रुप हो जाएगा। और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा भैया आपका सेकेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? इसका नाम सेकेरिक अम्ल। ये एक रिएक्शन है भाई। तो ये इसका सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता है। ध्यान रखना, जब भी ग्लूकोज की रिएक्शन आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाओगे तो सेकेरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा? आपका आंसर अपना क्या रहेगा? सेकेरिक अम्ल। क्या होगा? सेकेरिक अम्ल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है, दुग्ध में शर्करा होती है, दुग्ध में किस प्रकार की शुगर है? दूध, दुग्ध जो है या मिल्क जो है उसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो भैया पाई जाती है लैक्टोज वाली। कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और इस लैक्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। एक बात तो ये ध्यान रखना, शर्करा तो में, और दूध में एक प्रोटीन भी पाया जाता है, और उस प्रोटीन का ध्यान रखना आप। उस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। क्या नाम है? केसिन प्रोटीन। तो इसका आंसर हो गया अपना लैक्टोज। सवाल है कि शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जब आप खाना खाते हो और पाचन के बाद एक्सेस अमाउंट में यदि ग्लूकोज आपके शरीर में चला जाता है तो ग्लूकोज शरीर में किस रूप में स्टोर होता है, वो सवाल है। तो आपके पास यदि ग्लूकोज है, GLUCOSE ग्लूकोज है, अगर ये एक्सेस अमाउंट में है शरीर में, तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको बदल देता है ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में बदल देता है।
और ये ग्लाइकोज मानव की बॉडी में कहां सेव रहता है, तो मानव की बॉडी में कहां आरक्षित रहता है, एक तो आपके पास रहता है ये लीवर, एक रहता है ये मसल्स में, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में। इसका मतलब शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है कौन सा, ग्लाइकोजन। ध्यान रखना ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह कि सेलुलोज है एक, कि भाई सेलुलोज जो है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो सबको पता है सेलुलोज इस प्रकृति की सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है और जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि कोई पाया जाता है तो सेलुलोज पाया जाता है, और उसका जो फॉर्मूला है वो है C5H10O5 C6H10O5 और यहां N आएगा। और ये जो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना ये पॉलीसेकेराइड है। कैसा सेकेराइड है ये भैया है पॉलीसेकेराइड। कैसा है ये, पॉलीसेकेराइड। तो इसका आंसर हो गया अपना ये वाला। अगला देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। ये कह रहा है कि जब सेलुलोज का जल अपघटन करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान रखना डी ग्लूकोज प्राप्त होगा। कौन सा क्या प्राप्त होगा, डी ग्लूकोज प्राप्त होगा। किसके जल अपघटन से, सेलुलोज के जल अपघटन से। तो इसका राइट आंसर आ गया अपना डी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। ये ग्लूकोज को बनाने की विधि है, ध्यान रखना। जब भी आप स्टार्च का क्या करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको ग्लूकोज प्राप्त होगा। स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ध्यान रखना ये। अगला सवाल है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। भाई ये सिंपल सी आपको ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन मानव के पाचन में नहीं हो सकता, जिसका पाचन मानव अपने पाचन तंत्र से तो नहीं कर सकता है, बाकी सबका कर सकता है, इसका नहीं कर सकता है। तो स्टार्च का तो कर सकता है, हम चावल वगैरह खाते हैं। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड के रूप में रहता है, ग्लूकोज को भी कर सकते हैं। इसका मतलब किसका नहीं कर सकते, हम सेलुलोज का नहीं कर सकते। किसका नहीं कर सकते, सेलुलोज का नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, घास है और घास का पाचन जो है वो मनुष्य का पाचन तंत्र नहीं कर सकता। घास के पाचन के लिए क्या चाहिए, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स चाहिए। क्या चाहिए, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स चाहिए, जो मानव के अंदर कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। बाकी जानवरों में ये आज भी कार्य करता है, इसलिए मानव इसका पाचन नहीं कर सकता। ये थे भाई आज आपके सवाल, और 35 क्वेश्चन है आपके जीवाणु के, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है राजस्थान बोर्ड का, एनसीईआरटी जो बुक्स लगती है उनका। ये जितने भी सवाल आपने 35 क्वेश्चन पढ़े हैं, ये चाहे तो आपके पेपर में आपको मिलो एमसीक्यू के रूप में, चाहे मिलो वन लाइनर के रूप में। इस एक लेक्चर में से आपके पेपर में कम से कम 2 या 3 मार्क्स का सवाल पक्का आएगा। इसलिए आराम से इस वीडियो को देखें, अपने सुंदर से नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं।